बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भी भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम को मज़ीद 3 शहरों तक तोसी देने का फ़ैसला किया और इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में ये उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि ये उनका आइडिया था जिसे सानिया निश्तर ने इस अमली शक्ल दी और अब हम इसका दायरा मज़ीद भी शहरों तक बढ़ाएंगे। ये एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर एक अहम बात भी की और वो एक बार फिर कानून की बालादस्ती के हवाले से, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से कहते रहे हैं कि मुल्क में अमीर के लिए एक कानून होता था और गरीब के लिए दूसरा कानून होता था। लेकिन उनकी हुकूमत इस विजन को, इस एजेंडे को लेकर चली है और उनकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क में एक कानून, यकसा कानून का निज़ाम राइज किया जाए जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो। यकीनी तौर पर जब वो ये बात करते हैं तो उनका मतलब जो मुल्की सियासत और फिर जो मुल्की इदारे हैं उनमें होने वाली करप्शन की तरफ भी इशारा होता है। हमने देखा है कि ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से सियासतदानों के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उन पर मुकदमात चले, उनको सज़ाएँ हुई और अब भी बहुत से सियासतदानों के मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन हमेशा से ये सवाल उठाती रही कि खुद हुकूमत के जो लोग हैं अगर वो उन पर इस तरह के इल्ज़ामात हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। चीनी और शुगर माफिया के हवाले से जब हुकूमत एक्शन में आई तो खुद हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा भी इसकी जद में आ गए और अब ये गोया कहा जा सकता है कि एहतिसाब अपने का हो या पराये का हो, अब हुकूमत का ये बाकायदा तौर पर एजेंडा बन चुका है। और इसी बात को लेके इस मौजूदा हुकूमत ने जो नैब के दो साबिक सरबराह रहे हैं 2011 से 2017 के दरमियान, उनके खिलाफ भी तहकीकात का फैसला किया है और इसके साथ साथ स्विस केसेस के हवाले से ये बात भी सामने आई कि उसका रिकॉर्ड मौजूद था लेकिन नैब ने उस पर कार्रवाई नहीं की। जो साबिक अफसरान इसमें मुलविस रहे उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या एहतिसाब, मज़ीद कड़ा एहतिसाब होने जा रहा है और इसके क्या सियासत पर असरात होंगे, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद। अहमद जवाद साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून और नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमारे साथ नुमाइंदगी होगी। लेकिन अहमद जवाद साहब, ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं और अब ये गुज़श्ता 2-3 दिनों से वज़ीर आज़म मुस्तकिल यही कह रहे हैं कि हम कानून की बालादस्ती की एक तारीखी जंग लड़ रहे हैं, यह आज की उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन मुख्तलिफ पैराए में वो ये बात कर रहे हैं। ये क्या पैगाम है जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले जहांगीर तरीन और उसके साथ जो दीगर शुगर मिले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। देखें जावेद साहब, पाकिस्तान में शुगर की शॉर्टेज, उसकी होर्डिंग, उसकी कीमतों के हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में हर दूसरे साल में एक स्कैंडल सामने आता रहा है। लेकिन उसके वक्ती तौर पे उसके ऊपर शोर शराबा होता था, फिर उसके बाद कोई कमेटी बनती थी, कोई इंक्वायरी कमेटी बनती थी, कुछ दिन मीडिया में उसके ऊपर बातचीत होती थी और फिर उसके बाद भुला दिया जाता था और कौम भी भूल जाती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान जब उसको उठाया गया तो उसके बाद उसके लिए कमीशन भी बना, उस कमीशन ने रिपोर्ट भी दी, उससे अगली स्टेज उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिसमें एफआईए को इन्वॉल्व किया गया और उसमें सवालात किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन असल में सवालात ही होते हैं, आगाज़ जो है इन्वेस्टिगेशन का सवालात से होता है और उसमें जिन जिन के भी नाम थे उनसे वो सवालात किए जा रहे हैं। उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी है, उनसे भी सवाल किया जा रहा है। इसी तरह से दूसरे लोग जिनके नाम उसमें शामिल हुए थे उनसे भी सवालात किए जा रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब का नाम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हुआ है, इसके बावजूद कि कमीशन की रिपोर्ट में और भी बहुत सारे नाम थे और उसकी शायद एक वजह ये थी कि इसको एक रीज़न के तौर पे अपोजिशन इस्तेमाल कर सके कि देखें हुकूमती सफ़ों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी हो, जहांगीर तरीन हो या
कोई भी ऐसा लीडर जिसका ताल्लुक किसी और पार्टी से हो, अपोजिशन से हो, देखें अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कमीशन की रिपोर्ट है तो उसके बाद कानून का अपना तरीक़ाकार है जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगी, इदारे करेंगे और उसमें उसको साबित भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है, जो कसूरवार है उसको कसूरवार ठहराया भी जाएगा, उसको सज़ा भी होगी। लेकिन उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि मीडिया में जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया वो कुछ ऐसा है कि पहले से ही अज्यूम कर लिया गया कि ये लोग कसूरवार हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है अब उसको नहीं कोई अभी देख रहा। अभी ज़्यादा इस चीज़ पे है कि ये लोग उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया, उनको टैग कर दिया गया है कि ये लोग हैं। लेकिन अभी उसका एक हिस्सा इन्वेस्टिगेशन का, फिर उसके बाद उसके बारे में फ़ैसला, उसके सबूत, शवाहिद, ये सब चीज़ें अभी होनी हैं। ठीक। तो इमरान खान का जो आपने जिस बयान का जिक्र किया, हमेशा से वो ये कह रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी आता था कि जी आपके अपनी कैबिनेट के अंदर या आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 2.5 साल का, तो उसमें इन सवालात का सामना अलीम खान को भी करना पड़ा, आज़म स्वाति को भी करना पड़ा, सप्तान शाह को भी करना पड़ा, PTI से इवन बुज़दार को भी नैब में बुलाया गया था। तो इसमें इमरान खान ने तो अभी तक एक ऐसा स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि अगर अकाउंटेबिलिटी है तो फिर सबकी है। ये नहीं है कि अगर आप हुकूमत की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं तो आप उससे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। आपको KP के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी आपको याद होगा कि उनको रिमूव किया गया। तो ये इमरान खान का हमेशा से ही एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक बड़ा क्लियर, और उसकी एक वजह है कि वो खुद क्लीन है और वो ये साबित हो चुकी हुई है चीज़ उनके हवाले से, तो वो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं। लेकिन देखें ये बहुत बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी जो होता है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जबकि अकाउंटेबिलिटी के लिए अभी हम यूज़ टू नहीं हैं, या वो मोनोपलीज़ या वो माफिया जो हैं जो अपने आप को समझते थे कि हम अनटचेबल्स हैं, तो उनके लिए भी एक ये नया एक्सपीरियंस है, तो इसलिए रेजिस्टेंस तो आएगी। लेकिन मैं इसको अभी उस तरह से नहीं प्रेजेंट करूंगा, ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, इसलिए कि अभी इसके बारे में फ़ैसला होना है। और जहांगीर तरीन साहब को अगर कोई शिकायत हैं तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पार्टी के अंदर जब किसी को शिकायत हों उनको टेबल पे रखना चाहिए और पार्टी की लीडरशिप को उसको एड्रेस करना चाहिए। और उसमें अगर फेयर डिमांड्स हैं या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कोई बात है तो व्हाई नॉट, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी भी होनी चाहिए, ताकि किसी को कोई उसमें शक व शुबा ना रहे। ठीक है, ज्ञानचंद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है। ज्ञान साहब आप फरमाइएगा कि अब तो आप लोगों को मुतमईन होना चाहिए, अपोजिशन को भी मजबूरी तौर पे, कि जाहिर है कि ये सिलसिला साथ साथ हुकूमत का भी चलता रहा, यानी एहतसाब आपका भी होता, यानी अपोजिशन का भी होता रहा, लेकिन साथ साथ हुकूमत अपने लोगों का भी एहतसाब कर रही है। देखिए हम अप्रिशिएट जरूर करते अगर वो वाकई गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का एहतसाब कर रहे होते। हाँ, अब बिलियन ट्रीज का, मालम जबा का केसेस नहीं निकलता है, BRD का नहीं निकलता है, अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार पहले किया जाता है और केसेस बाद में बनाए जाते हैं, रेफरेंसेस बाद में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किस्सा उल्टा है। अब चीनी कमीशन की बात हो रही थी, पहले एक दफा चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर इमरान खान को पसंद नहीं, दोबारा गई, दोबारा भी वही नाम आए, यहाँ तक तो ठीक है। उस वक्त उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब जब इमरान खान ने कौमी असेंबली में शिकस्त खाई है, उसके बाद उनको जहांगीर तरीन के खिलाफ जो है वो काम करने की याद आई है। कहीं ये तो नहीं है कि उनको शक है कि जो लोग यूसुफ रजा गिलानी को जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनमें से उनमें कोई जहांगीर तरीन का रोल है? तो और फिर इसके बावजूद भी वो जो आम लोग वहां से उनके साथ कारोबार करते थे, छोटे छोटे कारोबार करते थे चीनी का, वो लोग जेलों में बंद है, FIA ने उनको उठा लिया है। लेकिन ये जो शुगर माफिया के जिनको कह रहे हैं इमरान खान के ये किरदार है, उनको शुगर मिल्स मालकान को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनके जो बेचने वाले, नीचे कारोबार करने वाले लोग उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। तो कहीं पे भी इमरान खान के दौर में वो नजर नहीं आ रहा है कि वो कर रहा है। इनकी कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं, क्या नैब के केसेस उनके खिलाफ नहीं है? उनके डिसीजन क्यों नहीं हो रहे हैं?
अलीम खान की बात हुई, अलीम खान को रिलीफ दिया गया एक शो करके, लेकिन अलीम खान उस प्रोसेस से तो गुजरे। आप ज्ञान साहब, आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि पहले जेलों में डाला जाता है, यही नुक्ता लेके मैं राजा आमिर अब्बास साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि वो खुद नैब में रहे हैं, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बड़े करीब से और ख़ुद देखा है। वो तहकीकात की तो हम बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे वही मसाइल आ जाते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो हम और आप हमेशा से डिस्कस करते रहे कि नैब के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए थी, लेकिन इन दो जमातों ने जो पहले हुकूमत में रहे उन्होंने नहीं की और अब मौजूदा हुकूमत पे इसार डाल रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने जो बात की है या जो कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ या कानून सबके लिए यकसर होना चाहिए, तो उसके लिए जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए वो बुनियादी तौर पे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और दूसरी आपकी अदलिया है। जब तक इसको रीवैम्प नहीं किया जाएगा, जब तक रीस्ट्रक्चरिंग आप इन अदारों में नहीं करेंगे, जब तक इन अदारों में जो आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकली इसमें लोग भरे गए हैं, उन्हें निकालेंगे नहीं, तो इमरान खान भले से ये कहते रहे कि जी रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए या कानून सबके लिए यकसर होना चाहिए, लेकिन मुमकिन नहीं है। नैब का वो अदारा है कि जिसमें लोग बैठे हुए हैं कि जनाब जो कि पिछले अदवार में इसलिए अपॉइंट किए गए थे कि दे हैड टू सर्व देयर मास्टर्स के जो उन्हें अपॉइंट करते थे। नैब के चेयरमैन इसी अंदाज में अपॉइंट होते थे कि आपको याद होगा कि कमर जमान चौधरी वो था कि सुप्रीम कोर्ट पीट रही थी कि ये केसेस खोलो, हुदैबिया का केस खोलो, आप ये चीज़ें निकालो, तो इसने कहा कि जी ओवर माय डेड बॉडी। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए इमरान खान के लिए अब ज़रूरी है, क्योंकि वो नेशनल असम्बली में भी अब उसकी मेजॉरिटी है, यहाँ पे भी सेनेट में भी अददी उनका ऊपर चला गया है, तो जब तक वो अब इसमें लेजिस्लेशन नहीं होगी, आपने रिफॉर्म्स की बात की, तो वो करें और फिर इसमें देखें, आप हुकूमत हैं, हुकूमत इसमें चेक करे कि जनाब कौन से वो लोग हैं कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जो किसी के कहने पे आए थे, तब जाके आप रूल ऑफ लॉ। इसी तरीके से जुडिशरी में भले से बैठिए चीफ जस्टिस के साथ, हम क्या देखते हैं, एक हाई कोर्ट में कुछ और स्टांस आ रहे हैं, मुतवातर किसी और किस्म की जमानतें हो रही हैं, दूसरे में देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और लाइन पे चल रही है। तो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। हम देखते हैं कि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई की तो 80 सफ़ों की ज़मानतों की आती है, लेकिन मैं एक डेली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाला वकील हूँ, एक गरीब आदमी की, एक पटवारी की, एक टीचर की जब ज़मानत की दरख्वास्त होती है, 1 या 2 सफ़े से ज़्यादा उसमें तहरीर नहीं किया जाता, उसको उठा के ऐसे फेंक दिया जाता है, उसे रिलीफ नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें हैं कि जो कि इमरान खान अकेला नहीं कर सकता। अब वक्त है कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या दूसरे हैं, उन्हें भी चाहिए, लेकिन हम उसी के साथ ये देखते हैं कि नैब में तो प्रोसिक्यूशन को सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है बड़ी पुअर प्रोसिक्यूशन है, खुद हुकूमत कहती है, इवन अपोजिशन कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपके प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जिन्हें पिछले दौर में लगाया गया था, उनको अब जब सिंगल टेनोर पोस्ट थी, 3 साल की वो पोस्ट होती है, दोबारा नहीं अपॉइंट किया जा सकता। पता नहीं क्या कंसिडरेशन थी कि हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया, उनको दोबारा से उनकी परफॉर्मेंस को साइड पे रखते हुए उनको दोबारा से कानून में चेंजेस करके, जो कि मैं समझता हूं कि आगे सस्टेनेबल नहीं होगा एक फर्द वाहिद के लिए कि जनाब दोबारा से अपॉइंट भी हो सकते हैं, रातों रात उनको एक्सटेंशन दी। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इमरान खान को मिसगाइड किया जाता है और इस किस्म के ऑर्डर कराए जाते हैं, तो देन डू नॉट एक्सपेक्ट कि अदारों से आप कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेंगे जिसका नतीजा आपको जरदारी के केसेस में नजर कहाँ गए। अभी एक तरफ तो बड़े शोर से हम जहांगीर तरीन के केसेस देख रहे हैं, वो ओमनी ग्रुप के केसेस क्यों खामोश हो गए ऑल ऑफ अ सडन। आसिफ जरदारी की फरियाल तालपुर वो ओपन एंड शट केसेस, ये हम चौधरी शुगर का सुन रहे थे कि जनाब वो टीटियां कहाँ चली गई, वो तो जमानतों पे बाहर आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि ग्राउंड पे जब तक इनको नहीं सेटल करेगा इमरान खान, तो वो अकाउंटेबिलिटी मैं समझता हूं कि वो चैप्टर है कि जिसमें ये हुकूमत नारा लेके आई थी, लेकिन बज़ाहिर उनका एक फेलियर नजर आ रहा है। ये लेकिन अहमद जवाद साहब, आप
आपको इसके लिए कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना पड़ेगा? आप ऑलरेडी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आपने मुज़ाकरात की जो ऑफ़र दे रखी है अपोजिशन को, उसका भी आपको इंतज़ार है। काम बहुत है, आपको करना है, लेकिन ये बड़ी तेज़ी के साथ आपको करना है। जावेद साहब, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि तेज़ी के साथ करना है, लेकिन अगर आपने एक मुल्क का निज़ाम चेंज करना है, चाहे वो आपने सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर चेंज करना है, या आपने जुडिशरी का स्ट्रक्चर चेंज करना है, या आपने अकाउंटेबिलिटी का करना है, तो ये एक तेज़ी वाला तो काम है नहीं है। इसमें तो बहुत सारे कानूनी मराहिल हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं कंसल्टेशन के मराहिल हैं। उन तमाम प्रोसेस से गुजर के ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको किसी एक स्विच के साथ तो नहीं किया जा सकता। और अब पीटीआई की हुकूमत जो है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर निज़ाम है, उसी विद इन दैट सिस्टम जो कोशिशें की जा सकती हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, वो हो रही हैं। उस अकाउंटेबिलिटी के नारे की वजह से जाहिर है कि पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं, जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी या पीटीआई ने जो वादे किए थे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो जाहिर है एक क्वेश्चन ये आता है जी कि अभी तक किस किस को सज़ा हुई है। जाहिर है कि एक कोई भी अगर हम किसी को अक्यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मुकदमे चलाते हैं या उसको जेल के अंदर रखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट तो ये होना चाहिए ना कि उसके ऊपर वो चीज़ साबित हो और वो सज़ा ले के तो जेल के अंदर वो जाए। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें अभी बहुत सारी रुकावटें हैं। उसमें अदालती निज़ाम भी इन्वॉल्व है, उसमें प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो ये जाहिर है कि एक आगाज़ है। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर हो रही है कौमी असम्बली के अंदर, तो वही हमारी सूरत हाल है जो पहले थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अब हमारी अददी जो अब प्रेजेंस है वो बेहतर हो गई है। तो अगर अपोजिशन के साथ अगर हुकूमत कुछ अगर कोलैबोरेट करती है, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर को कहा भी है कि इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से आप अपोजिशन को उसमें पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए जी, तैयार हैं। और तो उनकी तरफ से यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में एक स्पीच भी की थी जिसमें उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। तो मुझे ये लगता है कि 2.5 साल की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता एक सेटलिंग डाउन पीरियड है कि जिसमें कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कहते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और रियलिटी को एक्सेप्ट करना अब यही है कि आपको अगर तो अवाम के ने फैसला करना है तो आपको 2023 के इलेक्शन का इंतज़ार करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस 2-2.5 साल जो अब इस हुकूमत के बाकी बचे हैं, इसके दौरान अवाम के लिए हम इस्लाहात का आगाज़ कर दें, और वो इस्लाहात वो ना हो जो पीटीआई कह रही है, वो इस्लाहात वो हों जिसके ऊपर कंसेंसस हो तीनों बड़ी पार्टियों का, छोटी पार्टियों का, और वो पार्लियामेंट के अंदर अगर एक प्रोसेस से गुजर के जाए। और मेरा अपना ये ख्याल है कि तीनों पार्टियों ने को इन इस्लाहात की ज़रूरत है। किसी ना किसी दौर में हर पार्टी ने इन्हीं को सफ़र किया है। तो अगर अब आज अगर आप बैठ के कर लेते हैं, इसको फैसला कर लेते हैं, और ये तमाम अदारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक तो जो सिविल बालादस्ती या आइन की बालादस्ती या जमहूरियत की बालादस्ती की जो हम बात करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शंस के वाले से भी आप देखें तो डस्का आपके सामने है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है, और इलेक्शन होते हैं दोबारा। उसमें सिटिंग गवर्नमेंट वो इलेक्शन हारती है लेकिन उसको एक्सेप्ट करती है। तो देखें ये रियलिटीज़ जो हैं, इन पे आहिस्ता आहिस्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनके ऊपर अब एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, और ताकि आगे बढ़ा जा सके। वे फॉरवर्ड तभी होगा कि हम पहले एक दो एक्सेप्ट कर लें एक दूसरे की प्रेजेंस को। ठीक है, हमारी पीटीआई की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें कि इनको 5 साल का मैंडेट मिला है, तो इनको जो भी इनकी कारकर्दगी है उसके बाद अवाम ने फैसला करना है कि ये परफॉर्म कर सके थे या नहीं कर सके थे। अगर आज डस्का के इलेक्शन के हवाले से अगर ये नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जी कि इसमें पीटीआई की परफॉर्मेंस का भी अमल दखल है, दूसरी तरफ पीटीआई इस बात पे इसरार कर सकती है कि नहीं, हमारी पोजीशन 2018 के इलेक्शंस में जो वोट काउंट हमें मिला था उससे ज़्यादा है। तो देखें ये जो भी आप फैक्ट्स हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे की तरफ बढ़ना है।
और चाहे इलेक्शन की इस्लाहत हों, अकाउंटेबिलिटी की हों, जुडिशल हों, या आवाम की फलाह बहबूद के लिए, या सिस्टम की बेहतरी के लिए, या सिविल सर्विस स्ट्रक्चर हो, मेरा ख्याल है कि अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामेंट में बैठ के मिल बैठ के इसके हवाले से इकदाम ज्ञान चंद साहब, तहरीक इंसाफ ने तो चले अच्छी रिवायत कायम की कि वो डस्का में अगर हार गई तो उन्होंने कहा कि चले हम बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के हम हार गए और हमने इसको मान लिया। क्या अब पीपल्स पार्टी भी मौजूदा हुकूमत का मैंडेट तस्लीम करेगी और इनके साथ बैठ के जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की हुई है, और आप लोग भी उसी की बात करते रहे हैं, नून लीग भी करती रही है, लेकिन चूंकि आप चूंकि ज़्यादा पार्लिमानी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, नून लीग भी रखती होगी, लेकिन इस वक्त जो एक पीडीएम की शक्ल है उसमें पीपल्स पार्टी ज़्यादा इस बात को अहमियत देती है कि पार्लियामान के अंदर रह के मुतहर्रिक रहा जाए और कोशिश और सियासी जद्दोजहद की जाए। तो आप लोग इनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि पीटीआई अगर डस्का की इलेक्शन को मानती तो इमरान खान ना एज अ प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उनको इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इस सिस्टम की शदीद तनकीद ना करते। ये तो कोर्टों को फैसले आ गए, फिर एक बाय इलेक्शन थी, उसको मजबूरी हो गई। नंबर 2, जो पार्लियामानी सियासत की बात है, तो हम सब ने, मौलाना साहब का ख्याल था, मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल था कि ओथ ही ना लिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फैसला लिया कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। इनको तस्लीम नहीं करते हैं इलेक्टेड, इनको सिलेक्टेड ही समझते हुए, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। और नून लीग ने भी वो बात मान ली। तो हम तो अब भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के लीडर से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कंटिन्यूसली चोर डाकू कहता रहता है। वो ब्राड सीट का केस है, उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। चीनी कमीशन में अभी जाकर थोड़ी बहुत आगे हुई है, लेकिन कोई खास गिरफ्तारियां तो नहीं है। अपोजिशन का किसी होता तो उसको तो फौरी पकड़कर उसके बाद बात की जाती। ये कमीशन फैसला कर चुकी, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो इनको चोर डाकू कहने का वक्त इन्होंने गुजार लिया। अब इनके लिए जरूरी है, क्योंकि इनके पास अभी जो नेशनल असेंबली की सेनेट इलेक्शन में साबित हो चुका कि वो पॉपुलरिटी नहीं रही है, वो कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस नहीं रखते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था। ज्ञानचंद साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले लिया था उन्होंने फौरी तौर पे। पांव के नीचे से जमीन खींच रही है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इमरान खान ने जो भी वायदे किए थे उनमें सब पे यू टर्न लिया, सब पे उनका साबित हो चुका कि उन्हें गलत बयानी की थी। तो अब उनके पास बचा क्या है? लेकिन हम अब भी अगर पार्लियामेंट के अंदर सीरियस होकर इमरान खान अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो रियल इश्यूज जो भी है उनके लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए पहले दिन से थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी गवा दी है। ठीक है, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, वे फॉरवर्ड यही है। ये जो हमने देखा है डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें सिटिंग गवर्नमेंट हार गई, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात तो जाहिर किए, लेकिन नून लीग जीत गई। लेकिन अब ये मामला तो, इलेक्शन तो वो जीत गए, इसका मतलब है कि एक तरह से पीपल्स पार्टी का वो बयानिया भी जीत गया कि वो पीपल्स पार्टी कहती रही थी मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को कि आप इस्तीफे ना दें और आप पार्लियामान के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। देखिए, उसकी दूसरी मिसाल आपको नज़र आएगी कि हल्का नंबर 249 कराची में एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों की बात कर रही है और वहाँ तो पीपल्स पार्टी की मिन्नतें कर रही है और भरपूर इलेक्शन में मिफ्ता खड़ा हुआ है और बड़ा इलेक्शन कैंपेन। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आवाम अब को नज़र आ जाती है कि प्रिंसिपली ये लोग जो बातें करते हैं उनमें सब्सटेंस नहीं होता। रेस है कि चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो मियाँ साहब का वो जीटी रोड से स्टार्ट हो, अल्टीमेट तो इनकी जो फोकस है वो अपनी केसेस हैं, वो अपने आप को बचाना है, वो ये करप्शन से लूटी हुई दौलत को बचाना है। अब बात हो रही है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ को और एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन इस एक्सेप्टेंस, इस ग्राउंड रियलिटी के दौरान अगर उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाता है, अगर हमें नज़र आ जाता है कि मियाँ साहब भी उन्हीं लंदन के फ्लैटों में रह रहे हैं, जरदारी साहब भी वही मरात इंजॉय कर रहे हैं, हमें नज़र आता है कि शहबाज शरीफ भी असम्बली में आ जाता है, हमज़ा भी सियासत कर रहा है, तो फिर
इस मुल्क के लिए, या जो इमरान खान बात करता है कि मैं अगले इलेक्शंस की बात नहीं करता, मैं अगली जनरेशन की बात करता हूं, मैं आने वाले पाकिस्तान की बात करता हूं, मैं आने वाले इलेक्शंस की तकोदौड़ में नहीं लगा हुआ, तो उसको पॉलिटिकली लोग जो उनसे हैं बड़े डिसहार्ट होंगे। और अल्टीमेट वो तो अपनी सियासत करते रहेंगे, नून लीग की भी वही सियासत है, पीपल्स पार्टी की, लेकिन अगर इन्होंने अपनी सियासत से चेंज किया और वहां से टर्न लिया तो फिर मैं समझता हूं खान साहब के लिए काफ़ी इश्यूज होंगे। इट्स टाइम फॉर खान टू डिसाइड कि उसने किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या उसने किसी किस्म के कंप्रोमाइजेज, ठीक है 2 साल हैं, 2 साल में आप अगर 1 या 2, अभी बड़ा अच्छा मौका मिला कि जी जरदारी साहब के केसेस जो उनसे थे जिनमें फोटो कॉपीज आई थी, वो अगर नैब को मिल जाते हैं तो अभी भी वो केसेस ओपन हैं, अभी भी वो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये स्विस केसेस का जो मामला है, जी, जिसमें अब हुकूमत जी, कहती है कि अफसरान का रिकॉर्ड मौजूद था और सब कुछ केस था, बंद हो गए थे। मुझे इल्म है इसका, तो ठीक। अब भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलेट स्टेज पे हैं। आल्दो नीचे से वो इक्विट हो गए हैं, बरी हो गए हैं जरदारी साहब, ठीक। लेकिन जो अपीलेट स्टेज होती है वो भी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होती है, उसमें ये कागजात दोबारा से दिए जा सकते हैं। तो क्या वजह है कि चेयरमैन नैब, ये तो अब ड्यूटी बनती है ना चेयरमैन नैब की, हुकूमत की तो इतनी नहीं बनती ठीक। कि वो उन ऑफिसर्स को, उन प्रोसिक्यूटर्स को सामने लेके आए कि जो ये जानबूझ के जिन्होंने अदालत में ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए। और वहाँ भी वो अकाउंटेबिलिटी दूसरों की तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करें कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमें जग रसाई हो रही है अदालतों में। हमारे ओरिजिनल, देखिए इट्स अ वेरी बिग क्राइम, कुरान पाक में भी है कि अगर आप शहादत को छुपाओगे, अगर आप एविडेंस को छुपाओगे तो ये एक बहुत अल्लाह ताला को भी एक नापसंदीदा फेल है। तो ऐसी चीज़ों के जब तक टीवी पे ऑप्टिक्स के साथ, अब इमरान खान को थोड़ी सी वो करना होगा कि ये ऑप्टिक्स अब लोग पसंद नहीं कर रहे कि रोज आके आप प्रेशर कर रहे हैं कि जी ये देखिए कागज, वो शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। रिकवरी यूनिट था, 1 रुपए की, 1 धेले की रिकवरी नहीं हुई। अब आपने कहा जी ये हैं वो क्लोज एंड शट केसेस, आपके सारे बंदे बेल्स पे बाहर आ रहे हैं। आप 2 या 3 केसेस लीजिए, नॉट मोर देन 2, ठीक है। छोड़ दीजिए शुगर तो फलाना, तो आप किसी एक में कोई रिजल्ट तो दें। अदरवाइज पॉलिटिकली आई बिलीव कि इसका बहुत गहरा इनको एक जख्म लगेगा और जिससे को सहना बड़ा मुश्किल होगा। ये अवाम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जी, कि जब आप बात करते थे करप्शन के खिलाफ और लूटे हुए पैसे वापस लाने के हवाले से, तो उनकी तवक्कुआत तो ये हैं कि जिसकी तरफ आमिर साहब भी इशारा कर रहे हैं कि वो दौलत भी वापस आनी चाहिए, और वो लोग जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा, अवामी पैसे को लूटा, उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। तो क्या रुकावट है? वही माफियाज की बात करेंगे, स्टेटस को की बात करेंगे, क्या क्या मसाइल हैं? देखें जावेद साहब, एक तो जो चीज़ समझनी चाहिए, जो फ़र्क है पीटीआई की हुकूमत में या माजी की हुकूमतों में। माजी की हुकूमतें जिनकी बुनियाद जो है एनआरओ की बुनियाद पे होती थी, और जिनके दरमियान 2 पार्टी सिस्टम के अंदर दोनों के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत एक ऐसे एजेंडे पर कायम था कि जिसमें बारियां लगी हुई थी। इसलिए ना आप मुझे कुछ कहें ना मैं आपको कुछ कहूँगा। नैब का इदारा जो था वो एक इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता था उसके चेयरमैन को कि वो एक डिसफंक्शनल इदारा होता था कि जिसमें कुछ भी नहीं होना। देखिए पीटीआई की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद जो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर हैं, अब ये 2.5 साल में जुडिशल सिस्टम जो है वो तो इमरान खान ने नहीं बनाया, ये ज़मानतों का तरीक़ाकार तो इमरान खान ने नहीं बनाया। आपके अंदर कानून के अंदर या वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से अगर आपके कानून में बेबसी है, या आपके जुडिशल सिस्टम के अंदर बेबसी है, या आपके इन्वेस्टिगेटिव अदारे, चाहे उसका ताल्लुक सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर के साथ है, चाहे उसमें मोनोपलीज़ हैं या माफियाज़ हैं, ये सब कुछ तो पाकिस्तान में पिछले 50 साल से तो मौजूद है। अब इमरान खान या तो इस चीज़ को देखते हुए वो कहता है कि जी अकाउंटेबिलिटी करनी नहीं है क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है इसलिए हम कर ही नहीं सकते। उसकी एक कमिटमेंट है कि हमने हर सूरत में हमने हर वो एफर्ट करनी है कि जिससे अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकें, या कम से कम आवाम जो है उसको इसके बारे में एक पूरी रियलाइजेशन होनी चाहिए
कि हमारे मुल्क में कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप करप्ट ऑफिशल्स को नहीं पकड़ेंगे, करप्ट सियासतदानों को नहीं पकड़ेंगे। करप्शन एक दीमक की तरह आप जो मर्जी इस मुल्क में निज़ाम ले आएँ, अमेरिका से ले आएँ, सिंगापुर से ले आएँ, जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, और ये ख़त्म कैसे होगी, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, जाहिर है कि आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। अब अकाउंटेबिलिटी के लिए जो अदारे मौजूद हैं, ये नैब कोई इमरान खान ने तो बनाया नहीं है, ये वही नैब है जो कि इन दो हुकूमतों के दरमियान था। इसमें ज़्यादातर जो हैं पोजीशंस के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो पिछली हुकूमतों के हैं, इवन चेयरमैन भी जो है उसी वक्त का था। तो अब सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम में तब्दीली लाना एक यकीनन एक मुश्किल काम है। मैं इस एक्सपेक्टेशन से इनकार नहीं करता कि जब हम अकाउंटेबिलिटी का कहते हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात मेंशन की थी कि मैं अवाम की इस एक्सपेक्टेशन को जायज़ समझता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये चोर है तो इस चोर को सज़ा मिलनी चाहिए, या अगर पैसा मुल्क से बाहर गया तो वो वापस आना चाहिए। अब जो मुल्क से पैसा वापस लाने का है, देखें वो तो एक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो किन किन वजूहात की बना पे है, वो उन ममालिक के अंदर जो प्रोटेक्शन उनको कानून के तहत दी जाती है, चाहे वो वर्जिन आइलैंड्स हों, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, वहाँ से आप उस पैसे को लेके आना वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये है कि बड़े चैलेंज को देख के या तो फिर आप बिल्कुल इसको डंप कर दें और कहें कि ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ये है कि हम इस इशू को, इस सब्जेक्ट को ज़िंदा रखें, जो हमारे अदारे आप सिस्टम के अंदर रह के कर सकते हैं उसको, काम को जारी रखें। तो इंशाल्लाह अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जब हम लोगों को सजा भी दिलवा सकें, उनको एक मिसाल भी बना सकें। तो एक कोशिश जारी है और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। राजा साहब, बाहर भी तो अब ऐसे लोगों के गिर्द घेरा बड़ा तंग हो गया है, यानी अमेरिका और यूरोप के अंदर भी तो अब इस पे बड़ी बात हो रही है। और ये जो फैटफ की पाबंदियां हैं और जो हमसे कहा जा रहा है कि 26 पॉइंट्स पे आप अमल दरामद करें, ये भी तो इसी के इर्द गिर्द घूमता है ना मामला। बाहर भी तो अब इस किस्म के लोगों के खिलाफ अब जमीन तंग कर दी गई है। बिल्कुल, आपके इल्म है कि यूके में 2017 में कानून आया था फाइनेंशियल क्राइम एक्ट, फिर 2019-20 में आ गया था अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर, दोनों, जिसमें वो यूक्रेन की एक खातून थी और बड़े उनके एसेट्स निकले थे, हर उसमें शॉपिंग कर रही थी, अल्टीमेटली शी हैड टू गो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप ज़हन में रखिए कि ये जो ममालिक हैं ये सेफ हेवन्स भी हैं। लंदन में दुनिया जहान की इल गोटन मनी पार्क हुई है। और नंबर 2, उनके भी पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती हैं। वो ऐसे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को, अब आप जो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, तो 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपके अपने अंदर के लोग भी वो मजबूर होते हैं कि जब ये वर्ल्ड बैंक और IMF और ये जब आपको इतने मेगा प्रोजेक्ट्स देता है, ये कभी ये नहीं चाहता कि ये पैसा आवाम की बेसिक हेल्थ की तरफ जाए या उनकी एजुकेशन की तरफ जाए। आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लगा दें कि जी आप येलो ट्रेन लगा दें, आप वो लगा दें, उसमें किकबैक्स आती हैं, फिर ये लीडर्स, आप तो इसहाक डार को नहीं ला सके, आप तो इल्ताफ हुसैन जिस पे इतने केसेस थे, यूके में बैठा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग की, उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, नहीं वो आने दिया गया। वजह नवाज शरीफ साहब जो इतना, कल भी उनकी एक स्टेटमेंट आई यहाँ पाकिस्तान से कि जी उनके न सिर्फ पाकिस्तान में लोगों से रवाबित हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रवाबित हैं और वो बड़े इन जा रहे हैं। और एक मुल्क का एब्सकॉन्डर, क्या यूके की हुकूमत को नहीं पता है कि यहाँ की हाई कोर्ट ने उसे एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया है? हम तो शुरू में देख रहे थे कि वो जनाब वो आए थे वहाँ के जो उनसे इंटीरियर के सेक्रेटरी, वो जो मुस्लिम हैं यूके से, बड़ी जी बात हुई, MOU साइन हुआ, बट उसके बाद दोबारा से फॉलो अप नहीं रहा। यूके के साथ आपकी ट्रीटी नहीं है, ऑल्दो आई नो के कुछ कंट्रीज के साथ हैं, US के साथ है। मैं खुद जब नैब में था तो US सिटीजन था हमेश खान, बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट, मैं उसको अकेले तौर पे जाके वहां से लेके आ गया था। ठीक है, बड़ा कोई ऐसे ये इश्यूज भी नहीं है। तो एक चीज देखनी है कि अगर डिलीवरेंस नहीं हो रही तो आप कम से कम अपने ताई सिर्फ ये तय कर लीजिए कि क्या वजूहात कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कीजिए कि जनाब ठीक है, जैसे अभी आप कहते हैं कि जनाब A ने नहीं दी, उसको नदीम को हमने बाहर कर दिया, तो थोड़ी से ऐसे चीज़ों को देखें कि
अकाउंटेबिलिटी अपनी भी कीजिए। आपने 3 साल में कुछ जो फील्ड्स हैं उसमें अगर रिजल्ट नहीं दिया तो हमें नज़र आना चाहिए कि इसमें आपने फिर फिक्स किया है कि यस ABC यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव फेल्ड टू डिलीवर, और फिर हम आगे चलें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप हुकूमत हैं। अल्टीमेटली लोग कहेंगे आपने 5 साल में क्या किया। लोग ये नहीं कहेंगे कि स्टेट बैंक ने ये किया या नैब ने ये नहीं किया या हाई कोर्ट ने ये कर दिया। लोग कहेंगे इमरान खान 5 साल में तुमने क्या किया। तो इसका जवाब इमरान खान को 5 साल से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि फिर आवाम इनसे पूछेगी। ठीक है, हुकूमत से पूछेगी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आज आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है जो इस वक्त जारी है, और उसमें जो PDM के हवाले से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो शो कॉज जारी किया था, उसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फाड़ के फेंक दिया। यानी ये एक बड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने PDM को या मुस्लिम लीग नून को या JUI को, जो वहाँ पे अब मौजूद हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी हमसे दूर है। गिलानी साहब ने आज बात की है कि वो तैयार हैं, अगर तो अपोजिशन लीडर की सीट भी छोड़ने को वो तैयार हैं, वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको कहा, जो वहाँ पे शुरका मौजूद थे, कि नहीं, पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, तो पीपल्स पार्टी भी अब शायद खैरबाद कह दे PDM को। देखिए, वो जो लेटर भेजा गया है, शोकाज नोटिस का भेजा गया है, वो PDM का किसी सूरत में राइट बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर PDM कोई पार्टी होती तो फिर नोटिस भेज सकता। यहाँ पे तो कंसेंसस से मामला तय होते हैं, तो इसलिए तो उसको फाड़ कर फेंक दिया गया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बनता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आगे PDM को चलना है, नहीं चलना है, वो हमारे जो साथी बाकी पार्टियों के जो लीडरान है उनको तय करना है कि वो PDM को चलाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो भी बात की उसमें साबित किया कि वो सच साबित हुई। पीपल्स पार्टी ने बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए कहा। आज भी आप डस्का की इलेक्शन का देख रहे हैं, गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है, गवर्नमेंट को हजीमत उठानी पड़ी है। सेनेट में, नेशनल असेंबली में सेनेट का इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट को शिकस्त हुई। सेनेट में सेनेट चेयरमैन तो हमारा बन चुका था। अभी उन वोटों को, जो वैलिड वोट है, मैं समझता हूँ उनको खारिज करके उनको सीट पे नहीं दी गई। तो ये मेरा ख्याल है कोई PDM ने के अंदर जो पार्टीज के बीच में इख्तिलाफात थे उनको हवा देकर इसको खत्म करा। नहीं, लेकिन ज्ञान साहब, ऐसा नहीं लग रहा आपको, जहां तक गवर्नमेंट के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अवामी नेशनल पार्टी बात हो रही थी, मैं 2 कमेंट्स उसमें भी देना चाहूंगा। जी। जब तक आपने चीनी स्कैंडल पे कुछ इंक्वायरी को आगे बढ़ाया, लेकिन उस पर उस तरह का एक्शन नहीं लेंगे जिस तरह का एक्शन आप अच्छा, राब्ता मुनक़ता हो गया। अहमद जवाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, हम ईद के बाद एक नई तहरीक शुरू करेंगे। कोई आपको लगता है कि कोई तहरीक हो जाएगी और वो आपके लिए कोई चैलेंज बन सकेगी? अभी तक तो ये जो 6 महीने में जो कुछ हुआ है, जलसे जुलूस या जो भी प्रेशर आप पर डालने की कोशिश की गई है, उसका नतीजा तो ये सामने आया है हमें कि पीपल्स पार्टी अलग है, अवामी नेशनल पार्टी तो छोड़ के चली गई। देखें, PDM के पूरे 6 महीने का अगर आप जायज़ा लें तो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि अब हमने अगले महीने लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफ़े देने हैं, हमने धरना करना है, कभी एक शहर में जलसा कर रहे हैं, कभी दूसरे शहर में जलसा कर रहे हैं। रिटॉरिक्स जो हैं वो पिछले 6 महीने से हैं, लेकिन एक्चुअली आप PDM ने जो डिलीवर करना था, जो उनके मुताबिक डिलीवर था, वो तो ये था कि उन्होंने एक लास्ट रिजॉर्ट जो है वो इस्तीफ़ों का इस्तेमाल करना था, लॉन्ग मार्च का करना था, धरने का करना था, उसमें बेशुमार उनकी, और हुकूमत को गिराना था, और हुकूमत को गिराने की डेडलाइंस भी वो हर महीने देते रहे। तो देखा जाए तो अगर आप जायज़ा लें इस पूरे 6 महीने का, तो आपको ऐसा ही महसूस होता है कि PDM में बेसिकली हुकूमत को थ्रेटन करना या हुकूमत को अंडर प्रेशर करने की एक कोशिश थी, लेकिन एक्चुअली PDM के अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी
कि वो आवाम को सड़कों पे ला सके या उनको कोई स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सके, या उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, आई थिंक उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। और वो एक उस लिहाज से अगर आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि PDM बेसिकली इज़ अ फेलियर। हम ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर, जो अपोजिशन भी करती है, लेकिन हुकूमत तो कायम दायम है, और ना सिर्फ कायम दायम है, कुछ एरियाज़ के अंदर उसको स्ट्रगल अभी भी करनी पड़ रही है, जैसे अकाउंटेबिलिटी है या इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन इसके साथ साथ 20 और ऐसे एरियाज़ और सेगमेंट्स हैं कि जहाँ पे हुकूमत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा की है। तो ये चीज़ें तो हुकूमत के एंड पे हैं, लेकिन अपोजिशन के बारे में आप कह सकते हैं कि वो नाकामी से दो चार हो चुकी हुई है, उनके अंदर स्प्लिट है। तो अब मौलाना साहब क्या करते हैं नेक्स्ट, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिलहाल तो PDM जो है वो हवा में लग रही है। अच्छा, वहां से तो आपको कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अपने जो आपके साथी हैं यहाँ से भी तो आपको कोई चैलेंज नहीं है ना, जो इस वक्त ये सूरत हाल हमें सामने आ रही है। अगरचे कि ये जहांगीर तरीन वाले मामले में सब लोग ये कह चुके हैं कि हम तो वज़ीर आज़म साहब से मिलना चाहते हैं और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, हम पार्टी का हिस्सा हैं, यहाँ से भी आपको कोई ख़तरा वतरा तो नहीं? देखें, इसमें एक तो आपने स्टेटमेंट सुनी होंगी जहांगीर तरीन साहब की भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ में ही हमने रहना है, हमने कहीं जाना भी नहीं है, हमारी शिकायत हैं और उसके साथ कुछ डिमांड्स हैं उनकी। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, होती भी है, और लीडरशिप अगर उसको बैठ के उसको फेयर डिमांड्स को डिस्कस कर ले, उसमें क्या उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है जिस भी तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि वो कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि कोई मुझे एक्सट्रीम किस्म का कोई एक्शन नज़र नहीं आता कि जहांगीर तरीन साहब या उनके साथ जो दूसरे साथी हैं कि जिसमें वो पार्टी को कोई हकीकत में कोई उनको थ्रेट कर रहे हों या छोड़ देंगे या उसको वीक करने की कोशिश करेंगे। अभी शिकायत की हद तक हम कह सकते हैं। राजा साहब, ये जो हमने स्विस केसेस की तो बात की कि वो जो अफसरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ होगा, लेकिन साथ में हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो नैब के जो साबिक 2 चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। तो आप उसी राय के हामी हैं कि वो भी नैब की तरफ से ही होनी चाहिए वो तहकीकात? नहीं, अगर हुकूमत कह रही है तो मैं समझता हूँ फिर तो FIA करेगी, क्योंकि हुकूमत का नैब से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये उसको कहना कि जनाब अगर आप अजमत सईद साहब की रिपोर्ट देखें तो उसमें जो 2 चीज़ों को फोकस किया गया है, एक तो वो 150 मिलियन जो आपने किसी थर्ड पार्टी को, एलियन को दे दिए जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है कि वो 700 अरब का आपने इससे बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो जुर्माने के तौर पे दिया। वो 700 अरब रुपया तो फिर उस दौर में 2006, 7, 8 में नहीं दिया गया, वो तो जब नैब बनी थी जो आपने पहला एग्रीमेंट किया जनरल अमजद ने, उसको अगर कह दिया जाए कि जी उससे गलती हो गई या उसकी नेग्लिजेंस थी, देन इट इज़ नॉट फेयर कि फिर तो आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। तो अब फिर इनको लिमिट नहीं करना चाहिए कि ये 2 हम इन चेयरमैन को टारगेट करेंगे। यू स्टार्ट कि जनाब किसकी वजह से वो 700 अरब रुपए देने पड़े, किसकी वजह से फिर हमें वो जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म करना पड़ा, टर्मिनेट करना पड़ा। वो वजूहात क्या ये थी कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज दिया गया, हुदैबिया का केस थे, नैब के और केसेस थे 2001 में, वो लोग आपके ब्रॉडशीट वालों ने अनअर्थ किया था कि नवाज शरीफ की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जरदारी की ये हैं, वो आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनकी जर्सी में ये KP वाले क्या नाम है शेरपाव साहब, इनके ये है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर ये तमाम चीज़ें एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, लेकिन बात यह है कि ये इंक्वायरीज़ असल चीज़ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी वजूहात थी कि जरदारी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में नहीं गए, और अगर 150 मिलियन डॉलर्स आपने पेमेंट कर दी एक थर्ड आदमी को जो कि अभी नहीं है, तो जो हुकूमत पाकिस्तान का ये नुकसान हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? क्या आप कोई रिकवरी भी करेंगे या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब और सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर का वक्त खत्म हो जाता है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।